चले अननोन से बात करते हैं। हेलो। 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 हेलो सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? सर मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ काफ़ी हाँ। वक्त से। और मेरा एक सवाल था। हाँ जी। मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ कि यानी आप देखें, अगर रिलीजियस के तौर पर देखें तो रिलीजियस में भी हमें ये जवाब नहीं मिलता, और ना आप जो कहते हैं रेवोल्यूशन के हिसाब से, तो यहाँ पर भी हमें उसका आंसर नहीं मिलता। सवाल हमारा ये था कि हम सब अपनी बॉडी को देखते हैं और कहते हैं कि ये हम हैं, लेकिन ये सिर्फ मैटर है। मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है। अगर देखें तो वो एक नेम है। तो सवाल ये है कि मैं कहाँ हूँ? अगर हमारा दिमाग न्यूरॉन्स के ज़रिए चलता है, और यानी एक कॉन्शियसनेस है जो हमें बताती है कि ऐसा करना है वैसा करना है, लेकिन इसमें सवाल यही है कि फिर मैं कौन हूँ? तो क्या, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती जी। और वो फिजिकली साबित है, तो क्या आप उसका इनकार कर देते हैं? यानी फिजिकल आप देखें ना, अगर मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे हैंड्स हैं, ये मेरे पाँव हैं, ये मेरा दिल है, ये मेरा ब्रेन है, लेकिन मैं कहाँ हूँ? जो हम कहते हैं कि ये मैं हूँ, तो मैं कहाँ पर वो हूँ? आप दिमाग में हैं भाई। तो कैसे? दिमाग के। इसकी एक बड़ी आसान सी मिसाल है। जी। उसे कहते हैं फैंटम लिम्ब। जिन अच्छा। लोगों के हाथ कट जाते हैं ना, ये टांगे कट जाती हैं, आप क्या समझते हैं उनको महसूस नहीं होती? महसूस तो होती है, लेकिन वो मैटर के साथ जब तक टच अरे है तो वो सही, चीज़। नहीं 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 नहीं। आप समझ रहे हैं कि जब तक वो मैटर के साथ टच है उनको महसूस होती है। हम्म। लोगों के जब हाथ और बाजू कट गए होते हैं ना, तो उस कटी हुई जगह पे उनको दर्द हो रहा होता है। वो कैसे हो रहा होता है? कैसे? इसे कहते हैं फैंटम लिम्ब। ये प्रॉपरली एक साइंटिफिक फिनोमेना है। ये परफेक्टली अंडरस्टूड फिनोमेना है, जो कि पिछले तकरीबन 100 साल से ज्यादा हमें पता है। बल्कि उससे भी पहले लोगों को पता था, मगर अब इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि क्यों होता है ये। आप मुझे बताएं कि एक आदमी का हाथ है ही नहीं है, उसको अपनी चीची उंगली में या उसको अपने अंगूठे में दर्द महसूस हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये तो क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन ये है कि असल में दर्द का एहसास आपके दिमाग और आपके नर्वस सिस्टम से ट्रिगर होता है। अब आपको पता है कि लोगों को शियाटिका का पेन होता है। क्या उसका मतलब है कि उनकी टांग में दर्द हो रहा होता है? क्या उनकी टांग में जख्म होता है जो शियाटिका का पेन हो रहा है, या हड्डी टूटी होती है? नहीं। उनकी नर्व जो है ना, नर्वस सिस्टम, वो उनको गलत सिग्नल दे रहा होता है बस। इसी तरह गोस्ट लिम्ब के अंदर भी आपका नर्वस सिस्टम या आपका ब्रेन जो है वो गलत आपको दे रहा होता है। अंधों को, जो जन्म के अंधे नहीं होते, जो जिंदगी में एक आज बच्चा था वो 10 साल की उम्र में अंधा हो गया, अब उसकी जी। आंखें कभी भी काम नहीं करती, मगर ख्वाब उसे वही रंगीन दिखाई देते हैं सारे। क्योंकि दिमाग खुद भी चीजें पैदा कर सकता है। अब एक सिंपल बात है ना, अब इंसान होते हैं, उनको हेलुसिनेशन हो जाती है। हेलुसिनेशन का क्या मतलब है? कि एक चीज मौजूद ही नहीं है, आपको नजर आ जाती है। वो कहाँ से आती है? वो आपके दिमाग से आती है। असल में यानी आप अपना दिमाग हैं, अच्छा। मगर जो आपका एहसास है वो आपका दिमाग जब दुनिया से कनेक्ट होता है और वो दुनिया का एहसास कर सकता है, तो उससे फिर आपको एक सेंस ऑफ सेल्फ आता है। आपका हाथ जो है वो आप इसलिए हैं कि वो आपके दिमाग से कनेक्टेड है। अगर वो हाथ ना हो तो वो हाथ आप नहीं है। ठीक है? यानी अगर दिमाग। दिमाग मैं कह रहा हूँ, यानी अगर दिमाग काम करना बंद कर दे, यानी दिमाग डेड तो हो आप जाता है, नहीं है। आप तो नहीं। फिर खत्म। आप नहीं, खत्म होगी बात। ठीक है, ठीक है। जब मैं दिमाग बस। नहीं है, ब्रेन डेड इंसान हो जाता है, तो डॉक्टर खुद ही वेंटिलेटर से उतार देते हैं। क्यों? उनको पता होता है तो कि अब फिर दिमाग मर गया, अब इंसान जिंदा नहीं हो सकता वापस। तो फिर ये जो कॉन्शियसनेस है, ये क्या चीज़ है? कॉन्शियसनेस यार एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है। इमरजेंट प्रॉपर्टी पता किसको कहते हैं? बड़ी बार मैं मिसाल देता हूँ, पिछली स्ट्रीम में ये बात हो रही थी। जी। अब अगर आप पानी का एक मॉलिक्यूल लें तो वो क्या है? क्या है वो? वो गीला है, वो बर्फ है, या वो भाप है? क्या है वो? भाप समझ लें। या। नहीं। नहीं, अकेला वो भाप भी नहीं हो सकता। क्या उसे पानी के एक एटम को आप गीला कह सकते हैं? मुझे बताएं। नहीं। पानी का एक एटम तो गीला है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकेला है। मगर वही आप पानी के करोड़ों एटम्स को इकट्ठा रख दें, मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा रख दें, तो वो गीले हो जाते हैं। इसे कहते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टी। यानी जब मैटर एक खास शक्ल लेता है तो उसके बाद एक नई चीज पैदा होती है, उससे पहले उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इसी तरह जब न्यूरॉन्स एक खास
तरीके से अरेंज होते हैं आपस में तो कॉन्शियसनेस बनती है। यानी आप कह रहे हैं जिस कि तरह पानी का गीला होना एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, इसी तरह न्यूरॉन्स का कॉन्शियस होना भी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। यानी मैटर के बिना वो नहीं सरवाइव नहीं कर सकता, यानी मैटर के अलावा वो नहीं, कुछ भी आप नहीं। बात समझ नहीं रहे। कॉन्शियसनेस को कोई भी शख्स डिफाइन नहीं कर सकता, मगर ये बात बिल्कुल पानी की तरह ही है कि अगर कोई एक एटम को देखेगा, एक मॉलिक्यूल को देखेगा, तो वो गीला डिफाइन ही नहीं कर सकता। दुनिया में अगर एक ही एटम हो तो वाकई वो एटम ये नहीं सोच सकता कि गीलापन भी कोई चीज होती है। इसी तरह अगर दुनिया में न्यूरॉन्स ना हो तो पत्थर जिसमें न्यूरॉन्स नहीं है वो ये इमेजिन नहीं कर सकता कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। मगर वही न्यूरॉन्स जब एक खास स्ट्रक्चर में आपस में मिल जाते हैं, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ही कॉन्शियसनेस बनाते हैं। इसकी सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है, मगर क्योंकि हम इंसान बायस्ड हैं कि हम अपनी जात के गिर्द ही सोचने के लिए इवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम कभी भी कॉन्शियसनेस को अपने से अलग करके देख नहीं सकते, क्योंकि कॉन्शियसनेस है ही ये है, वो एक एहसास का ही तो नाम है। और जब वो एहसास नहीं रहेगा तो उस एहसास के बारे में आप सोच कैसे सकते हैं। ये प्रॉब्लम है कॉन्शियसनेस का। ठीक है, तो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, बहुत सी बातें करते हैं। मसला ये है कि ऑकम्स रेजर एक कॉन्सेप्ट को कहा जाता है। ऑकम्स रेजर का मतलब होता है कि आमतौर पे किसी शख्स की, किसी चीज की नेचर में जो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है ना, वही सबसे सही होती है। और ऑकम्स रेजर के स्टैंडर्ड के ऊपर ये बात बिल्कुल सही तरीके से पूरा उतरती है कि कॉन्शियसनेस क्या है। जब न्यूरॉन्स आपस में मिल जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ बड़े बड़े लंबे कनेक्शंस बना लेते हैं, ठीक है, तो उन कनेक्शंस के कनेक्ट होने के बाद जो एक एहसास पैदा होता है, जो उनकी एक अंदर की दुनिया पैदा होती है, कॉन्शियसनेस असल में उसी का नाम है। क्योंकि उनके अंदर की जो दुनिया है वो इस काबिल है कि वो बाहर की दुनिया का भी एहसास कर सकती है। यही बात है भाई। ठीक है, समझ गए बात? ठीक हो गया, मैं समझ गया हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो असल में मसला यह है कि कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन या कॉन्शियसनेस की एक्सप्लेनेशन का मसला ये नहीं है कि वो एक्सप्लेन हो नहीं सकती या की नहीं गई। मसला ये है कि वो एक्सप्लेनेशन से हम सेटिस्फाई होना नहीं चाहते। हम चाहते हैं, वो डॉकिंस कहता होता है, हम चाहते हैं कि देयर विल बी फेरीज एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, कि हम चाहते हैं कि एक तालाब है तो हम ये चाहते हैं, सोचते हैं कि यार इस तालाब के नीचे परियां होनी चाहिए, इतना खूबसूरत है इसलिए। तो हम उस एक्सप्लेनेशन से, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जो हमें बोरिंग लगती है, जिसमें हमें को मिस्ट्री दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम कहानियां सुनने और पढ़ने वाले लोग हैं, और कहानियां और किसी चीज के अंदर कोई एक पुरस्कारियत जो है वो हमें बहुत पसंद है, इसलिए हम इससे कभी पाए नहीं होते। मसला साइकोलॉजिकल है, मसला न्यूरोलॉजिकल नहीं है। कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन को मानने का मसला साइकोलॉजिकल है। हम सारे नरगसियत के मारे हुए लोग हैं, इसलिए वो रॉजर पेनरोज को और फ्लावर डमका को ये बातें सेटिस्फाई नहीं करती। बात बड़ी सिंपल है कि जब न्यूरॉन्स आपस में मिलकर फायर करते हैं तो भाई वो हो जाते हैं कॉन्शियस। आज आप देख लें, कॉन्शियसनेस की नई फॉर्म हम देख रहे हैं, ठीक है, और हम कभी मानेंगे ही नहीं कि ये कॉन्शियस हो सकती है। मगर ये बात याद रखिएगा कि आज से 10, 15, 20, 50, 100 साल बाद आपको कोई रोबोट भी दिखाई देगा ना, तो वो कॉन्शियसनेस की सारी चेक बॉक्सेस को फिल कर रहा होगा जो आप और मैं करते हैं, बल्कि आपसे और मुझसे ज्यादा कर रहा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मगर हम उसे मानेंगे नहीं कि वो कॉन्शियस है, ठीक है। और यकीन करेंगे, उनको भी डर होगा कि हमें कोई मार ना दे, हमें कोई तबाह ना कर दे, हमें खत्म ना कर दे, कि स्टेजेस यही है, ठीक है। मगर हम उन्हें मानेंगे नहीं, ठीक है। हालांकि मानना उनको भी पड़ेगा एक दिन, फिर एक दिन हम उनको भी मान जाएंगे। हम नहीं मानेंगे तो 1 लाख साल रोबोट्स इंसान के साथ रहते रहेंगे, तो 1 लाख साल बाद हम भी मान ही जाएंगे कि यार वो कॉन्शियस है, ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पास इस बात को मानने का कोई जवाब नहीं है कि रोबोट कॉन्शियस है, तो भाई उसके पास क्या जवाब है कि हम कॉन्शियस है? मैं समझ गया सर आपकी बात। उसकी डेफिनेशन के मुताबिक मतलब रोबोट बिल्कुल जितना आप हक बजाने होंगे कि आप ये माने कि वो कॉन्शियस नहीं है, उतना वो भी होगा। हम उसे कहेंगे तू प्रोसेसर और तू रैम और फलां और ढमका चीजों पर तू डिपेंड करता है, वो कहेगा तुम भी तो उल्लू के पट्टो न्यूरॉन्स पे डिपेंड करते हो। पैराडॉक्स उतना ही उसका भी सच्चा है जितना हमारा सच्चा होगा, ठीक है। लेकिन तो अगर हम आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचें तो हमें ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आती है कि गेम है क्या। गेम सिर्फ पर्सपेक्टिव की है भाई, ठीक है, पर्सपेक्टिव की है। हम एआई जो है ना, एआई तो थर्ड डायमेंशन में चीजों को देखना चाहते हैं कि नहीं?
जब आप 2 डायमेंशन में एक चीज की डेफिनेशन तैयार कर देखें, एक 2 डायमेंशन के अंदर बैठे हुए आप एक चीज को ऑब्जर्व करना चाहते हैं और होना उसने 3rd डायमेंशन से ऑब्जर्व है और आप कभी 3rd डायमेंशन को मान ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? तो यहाँ कॉन्शियसनेस के मामले में न्यूरॉन्स का मिल के इमर्जेंट प्रॉपर्टी पैदा करना असल में 3rd डायमेंशन है। अब रॉजर पेनरोज नहीं मानता उस 3rd डायमेंशन को, तो वो उसका मसला है, वो कभी भी नहीं हो सकेगा। और वो ज्यादा इंसानों का भी यही मसला, क्योंकि हम रूह में मानते हैं, इसलिए हमें कॉन्शियसनेस की एक्सप्लेनेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। तो भाई रूह शू कोई नहीं, हम ही है, वो तो ज़ाहिर बात है। दिमाग ही है। अब वो अपने आप को रूह मान ले या कॉन्शियस मान ले, मसला ये है। ठीक है सर, ये डेथ का क्या फिर हुआ है कि न्यूरॉन्स खत्म हो जाते हैं या ये भाई, कम्युनिकेट करना डेथ एक छोड़ ऐसा देते हैं? सिस्टम है कि जब आपकी बॉडी के अंदर मेन सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उनका रिजल्ट आखिर में कॉन्शियसनेस से स्विच ऑफ होना होता है। अब जारी बात है, न्यूरॉन्स जब दिमाग में फायर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि 2 चैनल होते हैं जिनके थ्रू न्यूरॉन्स काम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम चैनल। एक बाहर काम कर रहा होता है न्यूरॉन के, एक अंदर कर रहा होता है। और जब न्यूरॉन ने फायर होना होता है तो अंदर वाला बाहर आ जाता है, बाहर वाला अंदर चला जाता है। ठीक है, और इसके थ्रू एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करता है, तीसरे से करता है, इस तरह बिलियंस ऑफ न्यूरॉन, जो 3 बिलियन न्यूरॉन आपके और मेरे दिमाग में आपस में कनेक्शंस बना के बैठे हैं, पैटर्न्स बना के बैठे हैं। ठीक है, तो अब न्यूरॉन्स मसला अगर ये है कि जब वो फायर करना बंद कर देते हैं तो कॉन्शियसनेस शट डाउन हो जाती है। मगर क्या कॉन्शियसनेस ही जिंदगी है? तो ये भी एक बड़ी भोंगी सी डेफिनेशन है। कॉन्शियसनेस जिंदगी नहीं है भाई। कॉन्शियस ना भी हो तो आप जिंदा हो सकते हैं। बैक्टीरिया कॉन्शियस नहीं है। बैक्टीरिया न्यूरॉन से छोटा बैक्टीरिया, वो कॉन्शियस कैसे होगा? ठीक है, हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, बहुत तो शुक्रिया जिंदगी सर। कॉन्शियसनेस नहीं है। ये बहुत से लोगों के जहन में ना जिंदगी कॉन्शियसनेस है। जिंदगी कॉन्शियसनेस नहीं है। किसने कहा जिंदगी कॉन्शियसनेस है? जिंदगी नहीं है कॉन्शियसनेस। ठीक है, ठीक हो मगर गया। जिंदगी क्या है? जिंदगी ये है कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम जब अपनी फंक्शनैलिटी को टूट जाती है उसकी, और वो अपने वजूद को कायम नहीं रख सकता, वो डेथ है असल में। इंसान के जिस्म में भी डेथ इसी तरह होती है, और एक बैक्टीरिया, एक वायरस और किसी भी दूसरी चीज के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ ऐसे ही होती है। जब वो अपने सिस्टम को कायम नहीं रख सकता, वो होती है डेथ। चाहे इंसान की हो जाएंगे, उसके गुर्दे फेल होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके बाकी पूरे सिस्टम फेल हो जाते हैं। या एक बैक्टीरिया हो जिसकी मेम्ब्रेन टूट जाए और वो उसकी डेथ हो जाती है। एक वायरस हो जिसकी मेम्ब्रेन टूट जाए और उसका जेनेटिक मटेरियल अपने आप को कायम ना रख सके, ये डेथ होती है। सिंपल सी बात है, असल में डेथ ही है। ठीक है, अब उसकी कोई और डेफिनेशन चाहे जो कोई जितनी मर्जी, मजहब में जो डेफिनेशन ऑफ डेथ है ना, अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, ये सुनने वाली हैं, ध्यान से सुनने वाली हैं, इन पर मैं गौर गौर से करें। सुनो सर। ठीक है, जी। तो मजहब की जो डेफिनेशन ऑफ डेथ है ना, वो टोटली कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है। मजहब ये नहीं, मजहब ने आपको ये डेफिनेशन बताई ही नहीं है। सोचें, इस बात पर गौर से सोचें, क्या मजहब ने आपको ये बात बताई है कि बैक्टीरिया कैसे मरता है या बैक्टीरिया होता भी है? बैक्टीरिया को देखने के बाद असल में, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के बाद, आपकी और मेरी डेथ की डेफिनेशन बदल जानी चाहिए। क्या बदली है आज तक? असल में हमारे यहाँ तो डेथ यही है मजहब में, कि जब इंसान की कॉन्शियसनेस का चिराग बुझता है तो वो डेथ होती है। हालांकि डेथ का प्रोसेस उसकी बॉडी में कई महीनों पहले शुरू हो चुका होता है, और मजहब को नहीं पता कि डेथ हो रही है उसकी। मजहब को पता ही नहीं है कि डेथ हो रही है। मज़हब में तो फरिश्ता आ जाता है ना इस वजह से, हाँ, लेकिन वो तो नॉनसेंस बात है बिल्कुल ही। ठीक है, अब एक सिंपल बात है कि मैं जिंदा रह सकता हूं, मेरी टांग मर सकती है। लिटरली ऐसे होता है। कैसे? सिर्फ टांग में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए ना, टांग मर जाएगी। हाँ। और आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ एम्पुटेशन जितनी भी इंसानों में की जाती हैं वो होती है इस वजह से। मैं लिटरली खुद अस्पताल में ऐसा बंदा देख चुका हूँ जिंदगी में, जिसकी टांग मर चुकी थी और डॉक्टर ने उसे कहा काटने पड़ेगी। वो मान ही नहीं रहा था कि काटनी पड़ेगी, और वाकई काटनी पड़ी। उसने कहा ये आज तेरी पाँव काटना पड़ेगा, तू 4 दिन और रुक, मुझे तेरी टांग यहाँ तक काटनी पड़ेगी। वो बंदा मेरे सामने लिटरली रो रहा था। मेरा एक रिश्तेदार दाखिल था हॉस्पिटल, और उससे नेक्स्ट बेड पे वो बंदा था। ठीक है, डॉक्टर ने कहा ये तेरी टांग मर चुकी है। वो बंदा मान ही नहीं रहा था। कुछ 60 साल उसकी उम्र होगी, और मेरे सामने उसकी टांग कटी है। वही उसका ब्रेन ये मानने को तैयार ही नहीं था। ठीक है, तो ठीक है अब सर, मैं सुन। आप ये मानेंगे कि वो अच्छा जी, वो तो बंदा मरेगा तो वो मरेगी। वो भाई उसकी टांग मर गई है ऑलरेडी। आपके गुर्दे फेल हो गए हैं, इसका मतलब है कि आपके गुर्दे अपना मेन फंक्शन करने से बंद हैं, और अगर आप उनको हैंडल नहीं करेंगे तो आपकी बाकी की बॉडी मरेगी। आपका जिगर फेल हो गया तो क्या जिगर मर गया? असल में हार्ट फेल हो गया तो क्या हार्ट मर गया? ठीक है, ब्रेन फेलियर हुआ तो क्या हुआ? ब्रेन मर गया। हम समझ रहे हैं कि मौत वो है जब मेरी कॉन्शियसनेस शट ऑफ होगी। नहीं,
आपकी मौत तो पहले ही शुरू हो चुकी है। आपकी टांग मर गई है, आपको फिर भी बचाया जा सकता है। आपका दिल मर गया, आपको फिर बचाया जा सकता है। आपकी किडनीज मर गई हैं, आपको फिर बचाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ब्रेन का नहीं है ना, कि अगर ब्रेन डेड हो जाए तो ब्रेन फिर मर गया तो असल वो मसला दोबारा। ये है ना कि इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें ब्रेन है वो तो घूम ही ब्रेन के गिर्द रहा है ना। मगर अगर बैक्टीरिया हो तो आप उसमें कहें कि ब्रेन मरा तो ये मरा है। नहीं, बैक्टीरिया में तो ब्रेन है ही नहीं है भाई। एक ठीक एक हो गया। एक सीस लग गया, लिविंग तो वो भी है, उसमें ब्रेन है ही नहीं। तो डेथ क्या है असल में? तो आप ये भी बात याद रखें कि अगर लाइफ एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है ना, तो जब उस प्रॉपर्टी की इमरजेंस बंद हो जाती है ना, असल में जी वो डेथ होती है असल में। ठीक हो लाइफ गया। खुद भी एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है, कॉन्शियसनेस भी एक इमरजेंट प्रॉपर्टी है। ठीक, सर समझ ये गए? अगर पहले एवोल्यूशन हुई है जिस तरह, जिस हम्म। प्रोसेस से हम गुजर के हैं, तो ऐसा दोबारा हो सकता है कभी, यानी बिलियंस ऑफ ईयर्स के तक, हर या वक्त ऐसा? हो रहा है। आप ये समझें कि आज जमीन पे नहीं हो रहा तो कहीं और तो हो रहा होगा ना यार। किसी और दूसरी प्लेनेट पे बात है या। कि ये बात याद रखें, नई लाइफ की इमरजेंस में आज वाली लाइफ रुकावट है, इसलिए नई लाइफ इमर्ज नहीं हो सकती। नई लाइफ तब इमर्ज हो सकती है जब एक प्लेनेट के ऊपर या किसी जगह के ऊपर लाइफ के इमरजेंस के लिए पूरी हम्म कंडीशंस पूरी हों तो केमिकल्स लाइफ बन जाएंगे। मगर फर्ज करेंगे अब एक जगह पे पहले ही लाइफ मौजूद है तो वो नई लाइफ कैसे? वो तो बहुत सिंपल होगी, वो कम्प्लेक्स लाइफ से कंपीट ही नहीं कर सकती, वो इमर्ज हम्म ही नहीं हो सकती। आज के दौर में नई लाइफ इमर्ज नहीं हो सकती। हाँ, मगर हम जानते हैं कि आज के दौर में अब तो ये भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है जिसे हम पूरी अच्छे तरीके से जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीक ना। वो ये हम्म। है कि भाई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लैब में आज हमारे सामने हो गए हैं इवॉल्व। ठीक है, अच्छा। एवोल्यूशन हो चुकी है। हालांकि सिंगल सेल से मल्टी सेल, ये कहते थे क्रिएशनिस्ट तो ये तो इम्पॉसिबल है। कैसे इम्पॉसिबल है भाई? लाइफ में आज हमने लैब में करके दिखा दिया। ठीक है, सारी बातें जो इंसान लैब में किया जा सकता है वो अरबों साल एवोल्यूशन के लिए इस जमीन के हर इंच के ऊपर वो चीज अप्लाई हो सकती है। ठीक हो गया सर। ठीक है। सर मैंने आपको भी नया नया देखना शुरू किया, हम्म। बहुत अच्छा लगा आपसे। इंशाल्लाह आगे भी वीडियो देखते रहेंगे। अब क्या? मैं दरअसल पाकिस्तान से हूँ ना, तो आपको हम्म। पता है, कोई बात। दरअसल अभी एक्स मुस्लिम हुआ हूँ, तो इसलिए इंशाल्लाह और आप एक्स अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम ना बने, ये आप ज़बान इंसान बने, बेहतर है। मुल्हिद बने, एथियस्ट बने, एक्स मुस्लिम ना बने। एक्स मुस्लिम्स जो है ना लेकिन वो ये मसला ये समझ है नहीं कि, पा रहे कि इंसान बनना क्या है। नहीं नहीं, मसला ये है ना कि मुझे एथिस्ट के कंसेप्ट भी नहीं समझ आ रहे। रिलीजियस तो मुझे अभी प्रूफ हो गया, मुझे पता है कि ये एक नॉनसेंस बात है, लेकिन जो एथिस्ट के जो वो है ना, जैसे आप एवोल्यूशन और इन चीज़ों के बारे में अभी मैंने सही तरह स्टडी नहीं किया, हम्म। तो अभी आपकी वीडियोस देखना शुरू की हैं अभी, 3-4 एवोल्यूशन पे दिन मेरी में। बेशुमार वीडियोस हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसको देख लें आप। आपको एवोल्यूशन मेरे ख्याल में 10-20% तो समझ आ ही जाएगी। मैंने एक्सप्लेन जी कर जी। रखी है। मैं हूँ, नॉन कन्फर्मिस्ट हैं, सब्सटेंशा हैं, हाजी भाई आते हैं, मोमो आती हैं। आप सारा देख सकते हैं, हम लोगों ने बहुत काम किया एवोल्यूशन पे। ठीक है, तो आप देखते जाएं। ओ, ओके ठीक सर। है, ओके ओके, चलें। गुड बाय। ओके ओके ओके, गुड बाय।